नमस्कार दोस्तों। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं और ढेर सारा सामान खरीद लेते हैं और अपने घर से अपना कैरी बैग नहीं लेके जाते हैं, वैसे जो एक अच्छी प्रैक्टिस है, तब वो कंपनी हमें फोर्स करती है कि आप हमारा कैरी बैग ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। इसी विषय पर हमने एक वीडियो बनाया था आज से 1 साल पहले, जब बाटा कंपनी ने अपना पॉलीबैग कस्टमर को देने के लिए उससे पैसे चार्ज किए और उस कस्टमर ने गुस्सा होकर कंज्यूमर फोरम में केस कर दिया और बाटा कंपनी को ना सिर्फ 3 रुपए उस बैग के लौटाने पड़े, बल्कि 9,000 रुपए का फाइन भी लगा, क्योंकि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो इस देश में 2 ऐसे एक्ट है जिन्होंने आम आदमी को बहुत एम्पावर किया है। पहला एक्ट है 2005 का आरटीआई एक्ट और दूसरा एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भारी बदलाव किए गए हैं और 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, जिसे 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। और ये जो बदलाव है बड़े ही पॉजिटिव बदलाव है और इससे आम आदमी को, आम कंज्यूमर को काफी ज्यादा पावर मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इन 10 बदलावों की हम बात करेंगे और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं नमन मोहनोत को, जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है लीगल शॉर्ट्स, जिस पे वो लॉ से जुड़े हुए अपडेट्स डालते रहते हैं। हाय, आई एम एडवोकेट नमन मोहनोत फ्रॉम द यूट्यूब चैनल लीगल शॉर्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, हम आपके कई सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि क्या आप ईएसआई और पीएफ को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कंज्यूमर फोरम में चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको वहां से अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है। तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद से कंज्यूमर फोरम के लिए अपनी कंप्लेन लिख सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी लॉयर की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, इस देश का वो चैनल जो एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स को बनाता है जागरूक, उनको करता है एम्पावर और उनके हक की बात करता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम बात करेंगे उन 10 बदलाव की जिन्होंने पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चेंज कर दिया है। हमें ध्यान हो कि 1986 में पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था और ठीक 34 साल बाद आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। जब मैं कहता हूं कि पूरी तरीके से, तो जी हां, पूरे तरीके से। तो पहली बात हम करते हैं, सबसे बड़ा बदलाव है ई कॉमर्स सेक्टर को लाना। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि मेजोरिटी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ई कॉमर्स हो रहे हैं। ई कॉमर्स यानी जैसे आपका फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, आप जब यहां से ऑर्डर करते हैं तो पहले ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड नहीं था। अक्सर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंप्लेंट जारी थी उसमें इनको एंटरटेन नहीं कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स को इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये सबसे पहला मेजर चेंज आता है। साथ ही साथ इन्होंने एक और बड़ा बदलाव बोला है कि अब ई कॉमर्स वेबसाइट को 5-7 चीजें बतानी पड़ेगी कि वो रिफंड की पॉलिसी क्या रख रहे हैं, रिटर्न की पॉलिसी क्या रख रहे हैं। वो उनको जो भी कंप्लेंट आ रही है उनको अपने रजिस्टर करनी होगी और 1 महीने में सॉल्व करनी होगी। जी हाँ, इस तरह का टाइम फ्रेम दिया है ई कॉमर्स को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो ये तो है पहला चेंज। दूसरा बड़ा चेंज है एंडोर्समेंट को लेके, जो बड़े बड़े स्टार्स करते हैं। पहले ये होता था कि अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमी आई, कोई खामी आई, तो आप कभी उन स्टार्स को पार्टी नहीं बना सकते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्टार्स की लायबिलिटी को डिसाइड किया गया है। जी हाँ, अब अगर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि एड में दिखाया गया है और वैसा आपके साथ नहीं होता है, यानी वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, और अगर किसी स्टार्स ने उसको प्रमोट किया है, तो अब आप उनको भी पार्टी बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। इससे स्टार्स की लायबिलिटी फिक्स होगी, क्योंकि ऐसा इंडिया में कहते हैं कि अगर स्टार्स ने किसी चीज को प्रमोट कर दिया तो हम आंख बंद करके फॉलो करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चेंज किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्स हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे भी जाएं, जैसे बड़े बड़े स्टार, जैसे आज लेबर लॉ एडवाइजर के ऋषभ जी, अगर आज वो आपको कुछ गलत क्लेम कर दे तो आप उनको भी पार्टी बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और यही नहीं, कई यूट्यूब स्टार्स है, चाहे भुवन को देख लें आप या टेक्निकल गुरुजी देख लें, अगर टेक्निकल गुरुजी किसी मोबाइल को लेकर गलत रिव्यू देते हैं तो आप उनको कंज्यूमर कंप्लेंट के अंदर पार्टी बना सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर वर्ड जो है उसकी डेफिनेशन को इंक्रीज किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड डाले हैं। एक तो टेलीकॉम सेक्टर, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि आपके मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप उनको पहले पार्टी नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो कंज्यूमर की वर्ड्स में आप आ ही नहीं रहे थे। अब कंज्यूमर में टेलीकॉम सेक्टर को डाला गया है कि टेलीकॉम सेक्टर भी एक सर्विस है और आप उनको भी पार्टी बना सकते हो। और दूसरा बड़ा चेंज है, फूड वर्ड को डाला है। फूड यानी अगर आप स्विगी से या आप जोमेटो से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो भी अब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाकर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथा बड़ा चेंज है प्रोडक्ट की लायबिलिटी को लेके। पहले अक्सर हुआ करता था कि आप जो आपको सर्विस दे रहा है या जिस आप सेलर से खरीद रहे हो उसी को आप पार्टी बनाते थे। जो मेन मैन्युफैक्चर होता था उसके लिए कोई लायबिलिटी थी, लेकिन पहली बार प्रोडक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया गया है और अब आप मैन्युफैक्चर को भी पार्टी बना सकते हो। 5वां बड़ा चेंज है उन एग्रीगेटर्स को लेकर जो हमेशा इस बात का डिफेंस देते थे कि वी आर अमेजन, हम फ्लिपकार्ट है, हम स्नैपडील है, हम कुछ नहीं करते, हम तो लोगों का प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर लाके सेल करते हैं। और आप जब भी उनको लीगल नोटिस भेजते थे, जैसे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब भी हमने इन बड़ी कंपनियों को लीगल नोटिस सर्व किया है, उनका एक ही डिफेंस आता था कि वी आर जस्ट एग्रीगेटर्स।
लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बड़ा चेंज कर दिया है और अब एग्रीगेटर्स को भी लायबल कर रहे हैं। तो अब कोई भी एग्रीगेटर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं तो मेरा कोई रूल नहीं है। अब उनकी भी लायबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दी है। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट 5 चेंजेस की, जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वे में। सबसे पहला जो 6th मैं आपको कारण बता रहा हूं जो चेंजेस हैं, वो है ज्यूरिडिक्शन को लेकर। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, यानी आप कहां कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पहले एक्ट में क्या होता था कि आप 2 जगह केस फाइल कर सकते थे, जहां पे अगली पार्टी का ऑफिस है, डिफेंडेंट यानी आप जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं उनका जहां ऑफिस होता था, या फिर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन, जहां पे या वो इश्यू अराइज हुआ है। इससे क्या दिक्कत होती थी कि सपोज आपने कोई फ्लाइट का टिकट बुक कराया है, उसका हेड ऑफिस अगर बाहर है, बॉम्बे, दिल्ली, और अगर आप किसी और सिटीज में हैं, तो अक्सर ये डिस्प्यूट होता था कि आपको उनके हेडक्वार्टर में जाके फाइल करना होगा, क्योंकि आप देखोगे अक्सर वो लिखते हैं कि हमारा ज्यूरिडिक्शन ये रहेगा। लेकिन अब ये सिचुएशन चेंज कर दी है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये सबसे बड़ा चेंज है। अब कंज्यूमर अपनी सिटी के अंदर फाइल कर सकता है। जी हाँ, इसमें पहली बार ऐसा बोला गया है कि जहां पे आप रहते हैं या जहां पे आप काम करते हैं, वहां पे भी अब आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। इसका आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप कोई फ्लाइट बुक करते हैं, सपोज आप स्पाइसजेट से जा रहे हैं मुंबई से दिल्ली। आपने टिकट बुक करी जयपुर से, लेकिन आप रहते जोधपुर में हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं जोधपुर में रहता हूं, जोधपुर में बिजनेस करता हूं, तो मैं क्या जयपुर जाऊं, बॉम्बे जाऊं, दिल्ली जाऊं या उस स्पाइसजेट के हेड ऑफिस में जाऊं। लेकिन अब आप जोधपुर में रहकर भी फाइल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ा चेंज है। इससे अब कंज्यूमर कंप्लेंट्स बढ़ेगी और कंज्यूमर्स को रिलीफ मिलेगा। 7th बड़ा चेंज है, हम अक्सर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल इसलिए नहीं करते, हमको लगता है कि छोटा सा इश्यू है, कौन जाएगा कंज्यूमर फोरम में, कौन वकील को फीस देगा या कौन वहां जाके इतनी प्रॉब्लम को फेस करेगा। अब ई फाइलिंग का जमाना है, भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए ये पहला एक्ट है जहां पर अब ऐसा बोला गया है कि अब आप सारी कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब आपको उस डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे ई फाइलिंग कर सकते हैं। 8वां बड़ा चेंज आता है पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन को लेकर। पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन की बात होती है कि आपका क्लेम कितने का है। पहले ये होता था कि 20 लाख तक के क्लेम होते थे आपके जिले के फॉरम में, जो आपका जिले का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म है। 20 लाख से 1 करोड़ होता था आपके स्टेट फॉर्म में, जैसे अगर आप राजस्थान में कहीं रहते हैं तो जयपुर में था। और इसी तरह अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो NCDRC जो दिल्ली के अंदर है। लेकिन अब उनको सबको पता है कि ट्रांजैक्शन की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, तो जो पहले 20 लाख तक का ज्यूरिडिक्शन था उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 1 करोड़। यानी अब आप 1 करोड़ तक का क्लेम हो, 90% क्लेम 1 करोड़ तक में आते हैं, तो 1 करोड़ तक का अगर आपका क्लेम है तो आप अपनी सिटी में फाइल कर सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ का स्टेट कमीशन में और 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन में। 9th एक बड़ा चेंज, अक्सर हम होता है कि हम सपोज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जीत गए, हमें वहां से हमारा मुआवजा भी मिल गया, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आप जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं वो बड़ी कंपनी है, वो क्या करते हैं, इमीडिएटली अपील फाइल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी स्टेट कमीशन के पास। जब स्टेट कमीशन के पास अपील जाती है तो क्या होता है, हमेशा उनको जनरल स्टे मिल जाता है। ऐसा अक्सर केसेस में होता है कि उनको स्टे मिल गया। जैसे उनको स्टे मिलता है तो जो आपको निजे मुआवजा का ऑर्डर दिया है, जो कंपनसेशन का ऑर्डर दिया है, वो आपका रुक जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि हर बड़ी कंपनी जाके अगर ऐसे हायर फॉर्म में स्टे लेने लग गई तो जो कंज्यूमर है, जो पीड़ित है, उनको तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, फिर उनको अपने स्टेट कमीशन में भी वकील खड़ा करना पड़ेगा। इस बात को सॉल्व किया इस एक्ट ने। इस एक्ट ने एक बात क्लियर कर दी कि आपको अगर नीचे से ऑर्डर हो रखा है और आपको अपील करनी है तो अपील में मैंडेटरी रूप से जितना कंपनसेशन नीचे आपको देने का बोला है उसका 50% कोर्ट में जमा कराना होगा, और अगर कोर्ट को लगता है तो वो डिसबर्स करेगा, यानी वो उस कंज्यूमर को देगा। तो अब क्या होगा, जब कंपनियों को पता है कि 50% अपील में जब जमा कराना ही है तो अपीलों की संख्या कम होगी और जो रियल कंज्यूमर, जो पीड़ित है, उन तक पैसा पहुंचेगा। ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। 10th पॉइंट आता है, क्योंकि हम लेबर लॉ एडवाइजर चैनल पे हैं और लेबर लॉ की हम बात करते हैं, तो लेबर लॉ में अक्सर आप देखते हैं कि आप पीएफ अपना बराबर जमा करा रहे हैं, या ESI का आप कंटिन्यूसली प्रीमियम भर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ESI और पीएफ के वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपको जो वहां से रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे, उसके अगेंस्ट भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा लोगों में गलतफहमी होती है कि सरकारी अगर कोई संस्थान है तो आप उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। जी, अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप किसी भी कंपनी के खिलाफ, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे ESI और पीएफ, उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इस बात को क्लियर कर दिया है। तो अगर ESI पीएफ का अगर आपका कोई इशू है तो आप उस डिपार्टमेंट के साथ साथ आप कंज्यूमर फोरम में भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमने पूरी डिटेल बना रखी है कि किस तरह से आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस एज इट इज है, भले ही इस एक्ट में कई सारे बदलाव हुए हों। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूं। साथ ही साथ मैं आई बटन पर आपको लिंक दे रहा हूं बाटा के उस पूरे केस के बारे में, जिसमें बाटा को पॉलिथीन के पैसे लेने के लिए लगा था 9,000 रुपए का फाइन। वो भी आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।